जाओ आप, और जो भी मैं यहाँ से बोल रही हूँ वो आप इनमें से देखते जाओ और समझने की कोशिश करो। दिए गए शब्दों को पढ़ो समझो। पहला शब्द है गुलाब, फिर है तितली, फिर है मैना। अभी यहाँ गुलाब, तितली, मैना शब्द कई वर्णों से बने हैं, आपको पता है, हमने आगे के पाठ में पढ़ लिया है कि वर्ण कैसे बनता है, वर्णों के मेल से क्या होता है, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण यानी स्वर और व्यंजन को मिलाकर जो शब्द बने उसे कहते हैं वर्ण। वर्ण की सबसे छोटी इकाई होती है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और वर्ण से जो वर्णों को जोड़कर जो बने उसे क्या कहते हैं, शब्द या अक्षर। अब ये है गुलाब, तो पूरा जो शब्द है गुलाब, उसको अगर हम स्वर और व्यंजन मतलब कि वर्णों को अलग कर दें तो उसमें से स्वर हट जाता है और फिर उसको वर्ण विच्छेद कहते हैं। ऐसे ही इस प्रकार ये तीनों शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं, मतलब कि सार्थक मेल यानी सही वर्णों से, सही शब्दों से, सही मात्रा से जो शब्द बनते हैं उसे सार्थक मेल कहते हैं। जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, कुछ ऐसे शब्द है जिसका अर्थ हो उसे सार्थक कहा जाता है। निरर्थक किसे कहते हैं, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं उसका कोई अर्थ ही नहीं बनता, जैसे गुलाब है, यहाँ पर मैंने लिखा गुलाब, तो आप गुलाब शब्द देखकर आपको समझ में आ जाएगा ये फूल है गुलाब का। अभी बगुला या फिर सॉरी लाभ, फिर बलब, ऐसे कुछ शब्द का प्रयोग करें जिसका कोई अर्थ ही ना निकलता तो वो शब्द बनेगा नहीं बनेगा, उसे क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द। और सार्थक शब्द यानी सही वर्णों के मेल से जो शब्द बने उसे कहते हैं सार्थक शब्द। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कुछ ना कुछ अर्थ प्रकट हो उसे कहते हैं शब्द। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कुछ ना कुछ अर्थ प्रकट हो उसे कहते हैं शब्द। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर है, 4। शब्दों का वर्गीकरण यानी शब्दों को बांटना, शब्दों का वर्ग अलग अलग करना, उनको जानना, मतलब कि उसके कितने हैं, भेद 4 है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है बनावट के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। अभी धीरे धीरे एक एक करके हम उसकी जानकारी लेंगे, क्योंकि हमें पहले तो उत्पत्ति के आधार पर है क्या शब्द तो वो जानना है हमें, फिर उसके बाद एक एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला है उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 4 शब्द के यहाँ पर वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण 4 है, उत्पत्ति, बनावट, अर्थ और प्रयोग। अभी उत्पत्ति के आधार पर भी उसके 4 भेद, कितने भेद है, 4 भेद। अभी वो 4 भेद कौन से हैं ये भी हमें जानना है। पहला है तत्सम शब्द, फिर है तद्भव, फिर है देशज और विदेशी। तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, देशज किसे कहते हैं और विदेशी किसे कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अभी इन चारों भेदों को हमें जानना है। कुछ ऐसे शब्द हैं कि जिसे तत्सम कहा जाता है, कुछ शब्द को तद्भव, कुछ को देशज, कुछ विदेशी। तो हमें ये तभी जानकारी मिलेगी जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे, फिर हमें समझ में आएगा कि हाँ हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इन्हें तत्सम कहा जाता है, इन्हें तद्भव, इन्हें देशज कहा जाता है, इन्हें विदेशी। पहला है तत्सम, जो शब्द संस्कृत भाषा से आया है, जो शब्द मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर एक भाषा का लिखना लिपि यानी हर एक भाषा का जो शब्द है, हर एक भाषा की जो लिखावट है वो अलग अलग है। संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, गुजराती भाषा, उर्दू भाषा, सभी की लिखावट अलग अलग है। तो कुछ अलग अलग भाषाओं से लिए गए शब्दों को यहाँ पर जो शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है तथा जिन्हें हिंदी में ज्यों का
कि जो भी संस्कृत से शब्द आया है वैसे ही शब्द उसको हिंदी में रख दिया, ज्यों का त्यों रखना, उसमें कुछ भी उसमें बदलाव नहीं करना, उसे क्या कहा जाता है? तत्सम। याद रखना, जो शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिन शब्दों को ज्यों का त्यों रखा गया है, मतलब कि जैसा था वैसा ही उसको हिंदी भाषा में उन शब्दों को लिखा जाता है, बोला जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है, मतलब कि उसे कहते हैं तत्सम। अब इनकी जो शब्द है वो है सर्व, रात्रि, दुग्ध, स्वप्न। ये तो आपने जान लिया। अभी आपको ये बात जानना जरूरी है, तत्सम में कौन से शब्द का प्रयोग होता है, तद्भव में कौन से, देशज में। तत्सम शब्द, अभी जो इसमें शब्द है सर्प, रात्रि, दुग्ध और स्वप्न। पहले इसमें हम जानते हैं सर्प, सर्प यानी सांप, स्नेक जिसे हम कहते हैं, नाग कहते हैं, सर्प ये शब्द संस्कृत से लिया है। रात्रि जिसको हम रात कहते हैं, निशा कहते हैं, रजनी कहते हैं, रात कहते हैं हम, रात हो गई है, रात्रि भी शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमें ये पता है कि रात्रि शब्द, रात शब्द, ये सारे जो अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं समानार्थी, तो इन शब्द कहाँ से लिए गए, कहाँ से आए हैं, कौन सी भाषा से शब्द को लिया गया है? तो ये जो है सर्प, रात्रि। दुग्ध, दुग्ध यानी क्या होता है? दूध, दुग्ध शब्द, दुग्ध यानी दूध, ये भी संस्कृत भाषा से। स्वप्न यानी जो हम सपना देखते हैं उसे कहते हैं स्वप्न, इनका भी हम प्रयोग करते हैं, तो ये शब्द भी संस्कृत भाषा से लिया गया है, तो इसे कहते हैं तत्सम शब्द। ऐसे फिर है तद्भव। तद्भव शब्द है संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया गया है। देखिए पहले मैंने बताया तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से शब्द लिया है, लेकिन उसको ज्यों का त्यों, मतलब कि जैसा शब्द था संस्कृत में वैसा ही शब्द सीधा हमने हिंदी में उनका प्रयोग किया है, उनमें कुछ भी बदलाव नहीं किया है, ज्यों का त्यों ही रख दिया, उसे तत्सम। अभी तद्भव वो संस्कृत भाषा से शब्द लिया है, उसमें हमने कुछ बदलाव किए हैं, उन शब्दों को हमने कुछ अलग करके लिया है हिंदी में, तो उसे कहते हैं तद्भव। अब है संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन, मतलब कि उन शब्दों में परिवर्तन किया गया, बदलाव लिया गया है, तो वो शब्द है तद्भव। अभी तद्भव शब्द है मोर। मोर को तत्सम में क्या कहा जाता है? मयूर। अभी हम इसमें जानकारी लेंगे, इसकी जानकारी हम यहां से आपको पता चलेगा कि तत्सम और तद्भव, मतलब कि तत्सम यानी जो संस्कृत से शब्द लिया गया है, जो का त्यों उसमें रख दिया हिंदी में, और तद्भव यानी संस्कृत से जो शब्द लिया है उसमें हमने थोड़ा रूप परिवर्तन यानी शब्द में कुछ परिवर्तन किया है। कुछ शब्द का हम प्रयोग करते हैं, बहुत सारे अलग अलग एक ही शब्द, जैसे सूरज है, सूरज को हम रवि भी कहते हैं, दिनकर कहते हैं, भानु कहते हैं, बहुत सारे उनका प्रयोग करते हैं शब्द में, लेकिन अलग अलग शब्द है क्या, उनका रूप परिवर्तन क्यों हुआ, क्यों अलग अलग शब्द का अर्थ एक ही होता है, वो हमें नहीं पता। तो यहाँ पर हमें बताया गया है मयूर। मयूर आपको पता है, मयूर को तद्भव में क्या कहते हैं, यानी ये जो मयूर शब्द है वो संस्कृत से लिया है, मयूर को हम क्या कहते हैं? मोर। इनका रूप परिवर्तन हो गया, ये क्या हुआ? मयूर संस्कृत शब्द से लिया है, संस्कृत शब्द है मयूर, तो इसे क्या कहते हैं? तत्सम। मयूर का हमें परिवर्तन करना है, उन शब्दों में हमें बदलाव लाना है, क्या? मयूर का होता है मोर, तो वो क्या हो गया?
सा रूप हो गया? तद्भव। अभी ऐसे ही शब्द है आम्र। आम्र यानी आम। आम्र यानी आम। हम आम को पता है, हमें सबको पता है कि आम कहा जाता है, उसको कैरी कहते हैं, उसको मैंगो कहते हैं, लेकिन आम्र सुना है, हमने कहीं पर पढ़ा है, लेकिन आम्र हमें ये जानना जरूरी नहीं लगा कि आम्र कहाँ से शब्द आया है, क्यों उसे आम्र कहते हैं। आम तो कहते ही, तो आम्र क्यों कहा जाता है उसे? उन शब्द का अर्थ क्या है, कौन सी भाषा से शब्द आया है? तो ये जो है वो पहले सारे शब्द जो है संस्कृत से लिए हैं। कुछ शब्दों में बदलाव किया गया है, कुछ शब्दों में वैसा ही हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो उसके अर्थ, उसके भेद आपको पता होना चाहिए कि जिसका रूप परिवर्तन नहीं हुआ शब्द का वो है तत्सम, और जिन शब्दों का रूप परिवर्तन हो चुका है, जिन शब्दों में बदलाव किया गया है, वो है तद्भव। चलो ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। अभी मैं आपको कुछ शब्द यहाँ पर दिखाती हूँ। पद। पद यानी फार्म। वर्ष यानी बरस। पद यानी पाँव होता है, संस्कृत शब्द है पद और उसका अर्थ होता है पाँव, जो तद्भव शब्द है। पद यानी ये एक और भी शब्द है जिसका गुजराती में होता है पद यानी होद्दा। उनका पद बहुत बड़ा है, उनका होद्दा बहुत बड़ा है, तो इनका भी बहुत सारे अर्थ होते हैं शब्द के। और पद यानी वर्ष, ये वर्ष जो है उनका अर्थ होता है, ये संस्कृत शब्द है, इनका अर्थ होता है बरस यानी वर्ष। और एक वर्ष जो है उसको हम क्या कहते हैं? पूरा साल। इसका ये भी अर्थ हो जाता है वर्ष यानी पूरा साल। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये तत्सम शब्द में वर्ष है, तो उसका तद्भव शब्द होगा वर्ष। अभी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जो सूर्य है तो सूरज, फिर कार्य, कुछ कार्य करना, कुछ काम करना, कुछ जो भी हम कार्य करते हैं यानी क्रिया, कुछ क्रिया करते हैं, उसे क्या कहते हैं? काम। फिर हस्त, हस्त यानी हाथ, कर्म यानी काम, क्रिया यानी काम, कार्य यानी काम। एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जिसको हमें ये समझना जरूरी है कि वो शब्द तत्सम है या तद्भव। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज, जिसका अर्थ है, देशज शब्द का अर्थ है देश में उत्पन्न हुआ, जो हमारे ही देश में जो शब्द बोला जाता है, हमारे ही देश में उसकी उत्पत्ति हुई हो, उसे कहते हैं देशज शब्द। जो शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में बोलियां तथा आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में जो शब्द आए, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो आम भाषाएं बोली जाती है, कहीं पर राजस्थानी भाषा, कहीं पर पंजाबी भाषा, कहीं पर गुजराती, कहीं पर केरल की भाषा या फिर उर्दू भाषा, उन शब्द, उन सारी भाषाओं में से जो आम शब्दों का प्रयोग होता है और जो हमारे देश में ही उसकी उत्पत्ति हुई है, उसे क्या कहते हैं? देशज। अभी जैसे कि देशज में आपको बताऊं, जूता, खिड़की, पगड़ी, पैसा। देखो ये जो सारे शब्द हैं, देशज यानी हमारे देश में जो शब्द बना है, हमारे देश में ये शब्द बोले जाते हैं, इनको कहीं बाहर से या किसी और भाषा में से नहीं लिया गया है, उसे कहते हैं देशज। जूता, खिड़की, पगड़ी, पैसा, कुछ बहुत सारे शब्द हैं जिसका प्रयोग हमारे देश में किया जाता है। अभी है विदेशी शब्द, जो विदेश से आया है, जिसका प्रयोग हम अपने रूटीन लाइफ में करते हैं, रोज बोलते हैं, उनको लिखते हैं, सुनते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है, हम पूरे दिन हम जो भी बोलते हैं उनमें बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत भाषा से है, जो दूसरी भाषा से है, जिनका विदेशी भाषा में से विदेशी लोगों के द्वारा हमारे
ये शब्द कहाँ से है, ये सब बातें हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखती है। इनका हमें प्रयोग करना है, लेकिन इनको हमें जानना है। तो उसके लिए जब भी आप पढ़ते हो, स्कूल में जाते हो, व्याकरण पढ़ते हो, तभी इसकी जानकारी आपको होती है और फिर आपको मालूम पड़ता है कि ये शब्द कहाँ से लिया गया है, इनका अर्थ क्यों इतने सारे अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो इनके लिए आपको व्याकरण सीखना जरूरी है। अभी विदेशी शब्द, हिंदी भाषा में जो शब्द दूसरे देशों की भाषा से आया है, हिंदी भाषा में जो शब्द दूसरे देशों से यानी विदेश यानी भारत देश के अलावा जितने भी देश है, अलग अलग देशों से जो भी शब्द आए हैं उसे कहते हैं विदेशी शब्द। जैसे डॉक्टर, हम वैसे डॉक्टर ही कहते हैं, कभी ऐसे कहते हैं हमें वैद्य के पास जाना है, कहते हैं हम वैद्य नाम सुना है, लेकिन हम कहते क्या है कि हमें डॉक्टर के पास जाना है, हमें हॉस्पिटल जाना है, हमें स्कूल जाना है, हमें वकील के पास जाना है। तो ऐसे जो शब्द है स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, फिर ऐसे जो सारे शब्द है इनका प्रयोग रोज करते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि ये शब्द हमारे भारत देश में बना है या दूसरे देश में से आया है। तो इनकी जानकारी हमें जाननी बहुत ही जरूरी है। इनका महत्व भी जानना जरूरी है कि ये शब्द हमारे देश में बना है या दूसरे देशों में से इनका प्रयोग किया गया है। तो डॉक्टर विदेशी भाषा यानी डॉक्टर, फिर स्कूल, हम स्कूल को पाठशाला कहते हैं, हम स्कूल को विद्यालय कहते हैं, हम स्कूल को बहुत सारे नाम हैं, जैसे गुजराती में निशाल भी कहते हैं, स्कूल, विद्यालय, बहुत सारे नाम से हम जानते हैं। लेकिन ये जो स्कूल शब्द है वो हमारे भारत देश में से नहीं बना है, ये शब्द जो है वो विदेशी शब्द है। फिर है आदमी, आदमी यानी आदमी, हर एक आदमी को, यानी आदमी यानी पुरुष भी होता है, आदमी यानी इंसान को भी कहते हैं आदमी। फिर है स्टेशन, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, बहुत सारे, उनको हम स्टेशन तो शब्द बोलते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन स्टेशन शब्द है क्या, वो है विदेशी शब्द। फिर है वकील, लालटेन, लालटेन पता है आपको क्या होता है, जब लाइट चली जाती है तो फिर ऐसे जो फानस कहा जाता है, जिसको गुजराती शब्द है, उसे उसमें दिया जला के फिर उनमें लाइट होती है, पूरा जो गोला है उसमें से कांच का होता है गोला, और वो हम रात को जलाकर रख देते हैं जब लाइट अंधेरा होता है, लाइट नहीं होती, तो उसको क्या कहते हैं, लालटेन, जो कि विदेशी शब्द है। अभी बनावट क्या है, पहले हमने जान लिया उत्पत्ति के आधार पर चार है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अभी है बनावट, उत्पत्ति के आधार पर चार है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अभी दूसरा है शब्दों का वर्गीकरण में चार है, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। हमने उत्पत्ति के आधार पर के चार है देखिए, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अभी है बनावट के आधार पर, तो आपको बनावट के आधार पर कितने भेद ये आपको जानना है। यहाँ पर बोर्ड पर मैंने जो भी लिखवाया है वो आप अपने घर पर बैठे बैठे टेक्स्ट बुक में से भी आप लिख सकते हो, दिया गया है, अथवा तो आपको नोट में यहाँ से बोर्ड पर लिखा हुआ है तो नोट में भी आप लिख सकते हो। अभी है बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर भी तीन पेज, रूढ़, यौगिक और योग। ये सारे शब्द आपके लिए नए हैं क्योंकि फोन में ये सब व्याकरण में नहीं आता था, लेकिन पहले हमने सीखा उत्पत्ति के आधार पर चार पेज, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये हो गया, ये आपको याद रखना है। अभी है बनावट के आधार पर तीन, रूढ़, यौगिक और योग। सबसे पहले है रूढ़, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, रूढ़
मेला, हाथी, मछली और ये शब्द जो है वो रूट है। इसे इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसको और छोटा नहीं किया जा सकता, और जिसके अर्थ रूढ़ होते हैं उसको कहते हैं रूढ़ शब्द। मेला, हाथी, मछली, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ये है यौगिक। यौगिक शब्द यानी जो शब्द दो सार्थक शब्दों के योग से बनता है, जो शब्द दो सार्थक शब्दों के योग से बनता है उसे यौगिक कहते हैं। यानी स्नान करना और घर में स्नान करना, तो वो पूरा शब्द दोनों सार्थक है और दोनों को मिलाकर क्या बनता है? स्नानाघर। स्नानघर कहीं पर हम पढ़ते हैं कि स्नान घर, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर स्नान करने की ये जगह है। फिर ऐसे ही शब्द है नीलगगन, नीलकमल। दो सार्थक शब्दों के मेल से जो बनता है, योग से बनता है, दो अलग अलग शब्द है, लेकिन युगानुग से वो दोनों शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। जैसे कि स्नान प्लस घर, यानी क्या बन गया? फिर है नील और गगन, तो क्या बन गया? नील गगन। हम ये सारे शब्द पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन वो कैसे बना है? तो दो अलग अलग सार्थक शब्द को योग से जो बनता है उसे कहते हैं यौगिक शब्द। अभी है योग रूट। योग रूट शब्द कैसे बनता है? वे शब्द जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं किंतु उन शब्दों का सीधा अर्थ ना निकले, कुछ और ही अर्थ, उसका कुछ और ही अर्थ बनता है। मतलब कि जो शब्द है उसके टुकड़े तो होते हैं लेकिन सीधा उसका अर्थ नहीं निकलता, जो भी अर्थ है उनका कुछ और ही अर्थ बनता है, कोई विशेष अर्थ बनता है, तो उन्हें कहते हैं योग रूप। मतलब कि लंबोदर, लंबा उदर, योग रूप मतलब कि लंबोदर। लंबोदर यानी लंबा उदर, उसका अर्थ होता है लंबा उदर वाला कौन है? सबको पता है लंबोदर, तो उसको हम गणेश जी कहते हैं, गणेश जी को हम लंबोदर कहते हैं, उनको लंबा उदर वाला, उनका लंबा उदर यानी पेट, बहुत बड़ा पेट, लंबा उदर, तो उसको हम कहते हैं गणेश। उसका अर्थ होता है गणेश। मैंने आपको बोला कि जिसके टुकड़े तो होते हैं लेकिन उसका सीधा अर्थ न निकलता, कोई विशेष अर्थ शब्द का, उसे कहते हैं योग रूप। पहला है रूढ़ शब्द, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मैंने आगे भी बताया आपको कि रूढ़ यानी जिसके टुकड़े नहीं होते और उसका जो शब्द है वो रूढ़ होता है, जो भी शब्द है वही लिखा जाता है, वही बोला जाता है, उसे कहते हैं रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द यानी दो अलग अलग सार्थक मेल से जो शब्द बनता है, अलग अलग मेलों से जो बनता है उसे कहते हैं यौगिक शब्द। और योग रूप यानी जिसके टुकड़े तो किए जा सकते हैं लेकिन उसका कोई सीधा अर्थ ना निकलता, कोई विशेष ही अर्थ बनता है, जैसे लंबोदर, लंबा उदर यानी गणेश, तो उसे कहते हैं योग रूप शब्द। अभी ऐसे नीलकंठ, नीलाकंठ, नीलाकंठ किसे है? मतलब कि नीलेकंठ को किसे कहते हैं? शिव जी को। नीलकंठ, पहले हमने देखा लंबोदर, लंबा उदर वाला यानी गणेश। नीलकंठ, नीलकंठ आपने पढ़ा है कहीं पर महादेव का मंदिर पर, मंदिर में लिखा होता है नीलकंठ मंदिर है, या फिर दूसरा आप मंदिर में जाओ तो वहां पर कुछ और नाम लिखा होता है, तो नीलकंठ महादेव आपको पता है। नीलकंठ यानी नीला कंठ जिसका है वो कौन है? शिव जी।
मतलब कि दो अलग अलग शब्द सार्थक शब्दों से जो उसका सीधा अर्थ ना निकलकर कुछ और ही शब्द बने, कुछ और ही उसका अर्थ निकले, उसे कहते हैं योग रूढ़। मतलब कि बनावट के आधार पर तीन भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं होते, जिसका सीधा रूढ़ शब्द बनता है, उसे कहते हैं रूढ़। यौगिक शब्द तो अलग अलग सार्थक शब्दों से जो नया शब्द बने वो है यौगिक शब्द। योग रूढ़ जो जिसके टुकड़े तो किए जा सकते हैं शब्दों के, लेकिन उसका सीधा अर्थ ना निकलकर कोई विशेष ही अर्थ निकलता है, उसे कहते हैं योग रूढ़। अभी हमने यहाँ तक सीखा है। पहले हमने शब्द का वर्गीकरण, शब्द का वर्गीकरण चार आधारों पर, उत्पत्ति, बनावट, अर्थ और प्रयोग के आधार पर। हमने पहले सीखा उत्पत्ति के आधार पर चार भेद है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। उन चारों के भेद हमने यहाँ पर सीखे हैं। उसके बाद बनावट के आधार पर भी तीन भेद है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इतना आज के लिए आपको सीखना है और इसके लिए आपको अपनी नोट में ये सारे जो परिभाषाएं हैं इन शब्दों की वो आप नोट करके लिख लो और फिर पढ़ो और उसका रिवीजन करो। ना समझ में आए तो आप अपने स्कूल के नंबर पर व्हाट्सएप पर आप कुछ भी मैसेज भेज सकते हो, लेकिन आप हो सके उतना मोबाइल में आप जब भी यहाँ पर लेक्चर में मैं आपको जो भी जानकारी यहाँ बोर्ड पर लिखवाऊँ वो सारी बातें टेक्स्ट बुक में है, तो आप हो सके तो उसका रिवीजन करते जाओ, समझते जाओ और धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा और वो एक नोट में आप लिख कर रखो। बाकी की जानकारी जो है वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे और कुछ जो होमवर्क है वो आप तक पहुँच जाएगा और वो अपनी नोट में आप लिख कर रखना। जब भी तक उसकी हम चर्चा